ऐतिहासिक नगरी आगरा में आयोजित संगोष्ठी में जैन धर्म, प्राकृत भाषा और आगरा की सांस्कृतिक भूमिका पर चर्चा हुई। कार्यक्रम में अहमदाबाद से आए श्रुत रत्नाकर जितेंद्र भाई शाह, विद्वान श्री धर्मचंद जैन और चेन्नई के श्री दिलिया धिगनी ने विचार व्यक्त किए। जितेंद्र भाई शाह ने बताया कि अकबर काल में श्राविका चंपा और जनाचार्य श्री हीरसुरेश्वर जी महाराज के प्रभाव से शहंशाह अकबर के जीवन में बड़ा परिवर्तन आया था। उन्होंने कहा कि भगवान महावीर के सभी उपदेश प्राकृत भाषा में हैं और वे पिछले 40 वर्षों से इसके उत्थान व प्रचार में लगे हुए हैं। कार्यक्रम में वक्ताओं ने प्राकृत भाषा और जैन आगमों की महत्ता पर प्रकाश डाला। साथ ही आगरा में जैन दर्शन साहित्य का संस्थान, समृद्ध पुस्तकालय और जैन म्यूजियम स्थापित करने की मांग उठाई गई, ताकि देश विदेश से आने वाले पर्यटक जैन दर्शन और सिद्धांतों से रूबरू हो सकें। भगवान महावीर आज से 2600 साल पहले हुए, उन्होंने जो उपदेश दिया था उन उपदेशों को सुन करके उनके जो प्रथम शिष्य गणधर कहा जाए, उन गणधरों ने सूत्रबद्ध किया और बाद में उनकी परंपरा में जो आचार्य आए उन्होंने उसको लिखित रूप दिया, मतलब ग्रंथस्थ किया। तो प्राकृत भाषा में जैन धर्म के सिद्धांतों का, कथाओं का और वैज्ञानिक बाबतों का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। तो प्राकृत भाषा में ये आगम सारे रचे गए हैं और प्राकृत भाषा के अध्ययन से उसका हमें लाभ होता है। उसमें जो बातें कही है वो हमें मिलती है, जानने को मिलती है। और जैन धर्म के जो मुख्य सिद्धांत मैंने बताया, वो अहिंसा, अपरिग्रह, अनेकांतवाद, वो विश्व के सबसे बड़े सिद्धांत है। आज पूरा विश्व पर्यावरण की समस्या से जूझ रहा है। उसका मूल कारण कोई हो तो हिंसा बढ़ती जा रही है और इसके कारण पर्यावरण असंतुलित हो रहा है। यदि हमें विश्व को बचाना है तो हमें अहिंसा के मार्ग पर जाना चाहिए। गांधी जी कहा करते थे कि अहिंसा तभी सफल हो सकती है कि जैन धर्म ने जो अहिंसा के प्रयोग बताए हैं व्यवहारिक रूप से उसका आचरण करने से। आज उपभोक्तावाद भी बढ़ रहा है, इसलिए एक बहुत बड़ी समस्या हुई है। उस समस्याओं का अंत पे अपरिग्रह से ला सकते हैं। और आज वैचारिक भिन्नता बहुत है, छोटी छोटी बातों में बड़े बड़े युद्ध होने लगे हैं। उसका मूल कारण है कि हम दूसरे के विचारों को सह नहीं पाते हैं। दूसरे के विचारों को समझना, उसको सहना, उसमें से समाधान निकालना, वो तभी शक्य है जब हम अनेकांतवाद को समझे। तो अनेकांतवाद का सिद्धांत समझने के लिए भी प्राकृत का क्या फायदा होगा, जो प्राकृत हम लोग सीखेंगे, क्या उससे क्या मिलेगा, क्या मैं धर्मचंद जैन जयपुर से आया हूँ, राजस्थान की राजधानी से। प्राकृत पढ़ने का ये लाभ होगा कि हमारा जो प्राचीन साहित्य है और अभी तक अप्रकाशित है, पांडुलिपियों के रूप में है, उसका संपादन होगा, उसका अनुवाद होगा और उसमें जो निहित ज्ञान राशि है वो सबके समक्ष प्रकट होगी। दूसरा लाभ ये कि हमारा जो कनेक्टिविटी है वो सभी प्रांतों से जुड़े और अधिक बढ़ेगी, क्योंकि सभी प्रांतों की भाषाओं में प्राकृत के शब्द विद्यमान है, उस पर अध्ययन होगा, चिंतन होगा। तो भारत की एकता के लिए भी प्राकृत बड़ी उपयोगी भाषा है। और प्राकृत को पढ़ करके हम प्राचीन संस्कृति को, प्राचीन इतिहास को और प्राचीन जो हमारे मूल्य हैं उन मूल्यों को जान सकेंगे, वो प्रकाश में आ सकेंगे और इसी से हमारा जीवन शैली भी बदल सकते हैं। हम हमारे जीवन को नई दिशा मिल सकती है कि हम किस प्रकार से जिए, हमारा स्वास्थ्य कैसे हम ठीक रख सकते हैं, उसके भी सूत्र। आयुर्वेद के ग्रंथ भी प्राकृत भाषा में है, गणित के ग्रंथ भी प्राकृत भाषा में है, ज्योतिष के ग्रंथ प्राकृत भाषा में, अनेक विद्याओं के ग्रंथ जिस प्रकार संस्कृत में वैसे ही प्राकृत भाषा में विद्यमान है। उन सबको पढ़ने का अवसर मिलेगा और ये जितना प्रचार प्रसार होगा उतना ही जनहित होगा, लोगों का भला होगा। सर थोड़ा डॉक्टर दिलीप धिंग, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से आया हूँ और इस प्राकृत संगोष्ठी में चौथी बार निरंतर आ रहा हूँ मैं। इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि प्राकृत भाषा भारतीय भाषाओं को जोड़ने वाली भाषा है और भारतीय भाषाओं में समरूपता को अगर ढूंढना हो तो प्राकृत के माध्यम से ढूंढा जा सकता है। भारतीय भाषाओं के इतिहास को जानना हो तो प्राकृत के माध्यम से जाना जा सकता है। सबसे बड़ी बात है, जो भारतीय समाज का लोक जीवन है, लोकमन है, वो हम प्राकृत भाषा में आराम से देख सकते हैं और इसको देखे बगैर भारतीय जनजीवन को हम ढूंढ नहीं पाएंगे।
एक और सबसे बड़ी बात है, दक्षिण भारतीय भाषाओं को हिंदी से जोड़ा जा सकता नहीं जा सकता है, ये बात बार बार आती है। लेकिन प्राकृत के माध्यम से हम यह दक्षिण भारतीय जो भाषाएं हैं, तमिल, मलयालम, तेलुगु और कन्नड़, इनको भी जोड़ा जा सकता है हिंदी से। तो प्राकृत की सबसे बड़ी बात है कि भाषा ही एकता की ओर बढ़ाती है। हिंदी में और प्राकृत भाषा में क्या भिन्नता आप पाते हैं अगर बात करें? हिंदी को ही प्राकृत भाषा की विरासत मिली है। तो हिंदी को लोग प्राय ये कहते हैं संस्कृत की बेटी है या संस्कृत सुता है, लेकिन हिंदी संस्कृत और प्राकृत दोनों की बेटी है। और हिंदी को जानने के लिए, हिंदी को सरलीकरण में प्राकृत का बहुत बड़ा योगदान है। जी, तो आज आप मानते हैं कि हिंदी कहीं ना कहीं विकृत हो गई है? नहीं, हिंदी बह रही है, जैसे प्राकृत बहती हुई नदी है, उसी तरह से हिंदी बहती हुई नदी है और विकास कर रही है अपना। अगर हम भारतीय भाषाओं के शब्दों को लें या प्राकृत के शब्दों को लें, तो हिंदी ज़्यादा समृद्ध हो सकती है। और प्राकृत को सीखने के लिए हम विदेशी भाषाएं सीखते हैं लोग, अरे हमारी अपनी भाषाएं सीखें। तो प्राकृत को सीखने से हम सबसे बड़ी बात आम आदमी की भाषा रही, जो साधारण मजदूर बोलता था, नौकर बोलता था, महिला बोलती थी, उनके प्रति जो भाव था, संस्कृत वालों को थोड़ा अहंकार था, जैसे आजकल अंग्रेजी वालों का अहंकार होता है कि हम थोड़े ज्यादा होशियार हैं। उस समय अहंकार था, तो भगवान महावीर ने देखा कि ये तो नहीं चलेगा, आम आदमी का कल्याण होना चाहिए। उन्होंने आम आदमी के हित में प्राकृत भाषा का प्रयोग करके आम आदमी के लिए कल्याण का मार्ग खोल दिया, उनको एक बहुत बड़ी ज्ञान की निधि दे दी। तो सामान्य भाषा के माध्यम से बहुत विशिष्ट ज्ञान दे दिया, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। क्या आपको लगता है कि प्राकृत भाषा और संस्कृत भाषा का डिजिटल प्रचार हो रहा है, क्या लोग आम आदमी को अपना पाएगा या उसको कोई सीखने की कोशिश करेगा, इसलिए क्या प्रयास किया जा रहा है? हम नहीं सोचते हैं कि कोई जन भाषा बन जाएगी, लेकिन इन भाषाओं में जो साहित्य है और आज जो हिंदी में जो सारा साहित्य है, ये इन दोनों भाषाओं की ये संतति है, उसी से बनी हुई है। या भारतीय भाषा इन दोनों भाषाओं का बहुत ऋणी है, सारी भारतीय भाषाएं। उनको सीखने से हम भाषाई एकता की ओर बढ़ेंगे और भारतीय संस्कृति के बारे में अधिक से अधिक जान सकेंगे। जीतू भाई, मैम आपसे जानना चाह रहे हैं कि ये क्या प्राकृत भाषा का आगरा में हो रहा है सम्मेलन, और अभी आपने बताया कि जैन धर्म और आगरा का बड़ा आपस में कहीं ना कहीं समन्वय है, तो यहाँ से कोई संदेश देंगे केंद्र सरकार को, यहाँ कुछ ऐसा बनना चाहिए या कुछ ऐसा होना चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि जैन समाज का क्या योगदान रहा आगरा में, और आगरा ने उनको क्या दिया और आगरा को क्या मिला, ऐसी कुछ आपकी योजना है, कैसा ड्राफ्ट देंगे केंद्र सरकार? हम लोग ये चाहेंगे कि सरकार यहाँ करे, जिसमें जैन धर्म ने जो प्रदान किया है भारत देश को, उसका एक म्यूजियम भी होना चाहिए, एक लाइब्रेरी अच्छी होनी चाहिए, और जैन धर्म का जो मुख्य संदेश है अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकांतवाद, उन पर भी उसमें अध्ययन और शोध कार्य होना चाहिए, जिससे आगरा के जनता को भी पता चले, क्योंकि आगरा की जनता को भी पता नहीं है कि जैन धर्म का क्या प्रदान रहा है। और दूसरी बात कि जैनों को भी ये पता चले कि आगरा में जैन धर्म का बहुत बड़ा काम हुआ है, साहित्य के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में और राजकीय क्षेत्र में भी बहुत बड़ा प्रदान जैन धर्म ने किया है। तो यहाँ एक ऐसा राष्ट्रीय इंस्टीट्यूट की स्थापना होनी चाहिए, जिसमें मैंने जैसे कहा वो एक म्यूजियम होना चाहिए, जैन धर्म के प्रदान के विषय में बहुत बड़ी लाइब्रेरी होनी चाहिए, क्योंकि ये पर्यटन स्थल भी है, तो देश विदेश के लोग यहाँ आते हैं, और एक ऐसा विश्व स्तरीय जैन धर्म का इंस्टीट्यूट हो और जिसमें इस प्रकार की सारी सामग्री उपलब्ध हो, तो बहुत बड़ा काम होगा और यहाँ से पूरे भारत को संदेश भी मिलेगा। यहाँ तक रही प्राकृत भाषा की बात, करीबन 2500-3000 वर्ष पुरानी प्राकृत भाषा, आपका संस्थान 25 वर्ष लगा, आपको कितनी सफलता मिली है कि प्राकृत भाषा की तरफ लोग मुड़ रहे हैं या सीखने का प्रयास कर रहे हैं? तो कैसे जोड़ेंगे आप उनको, आने वाली युवा पीढ़ी जो नहीं जानती प्राकृत भाषा को, क्या प्रयास आपके चल रहे हैं और सरकार का कितना सहयोग मिल रहा है? हम लोग पिछले 40 साल से, मतलब 4 दशक से प्राकृत भाषा का प्रचार प्रसार विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। अलग अलग संस्थानों के द्वारा भी प्राकृत भाषा के विकास का कार्य हम लोग कर रहे हैं। इन वर्षों में हमने देखा कि
धीरे धीरे प्राकृत भाषा के विषय में लोगों की रुचि बढ़ती जा रही है। आज के युवाओं को भी नई नई भाषा सीखने की रुचि है, लेकिन उन लोगों को ये पता नहीं था कि प्राकृत भी एक हमारी भाषा थी। अ, हमारे विद्वानों ने कई बार कहा कि भारत देश की संस्कृति को, भारत देश के हृदय को जानना हो तो हमें संस्कृत, प्राकृत और पाली के ग्रंथों का अभ्यास करना चाहिए। हमारे प्राकृत भाषा आज से 2600 साल पहले जन भाषा रही, लोक भाषा थी। पूरे देश में प्राकृत भाषा का प्रचलन था। इसीलिए श्रमण भगवान महावीर ने अपने उपदेश की भाषा प्राकृत भाषा चुनी थी। उस समय में उनका विचरण मगध और मगध के अगल बगल के प्रदेशों में रहा था। इसलिए उस जमाने की जो प्राकृत भाषा है उनको अर्धमागधी भाषा कही जाती है। जैन धर्म के सारे आगम अर्धमागधी भाषा में मिलते हैं और प्राकृत भाषा के कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जिसमें भारत की तत्कालीन संस्कृति, तत्कालीन रीति रिवाज, तत्कालीन इतिहास, उसका एकमात्र सोर्स कोई हो तो वो प्राकृत भाषा है। और जितने भी भारत देश के महान नाटक जैसे कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतल और अन्य जितने भी संस्कृत नाटक के रूप में जिनकी प्रसिद्धि है, उसमें भी प्राकृत भाषा का प्रचुर मात्रा में प्रयोग हुआ है। और हमारे एक विद्वान ने उस पर संशोधन करके ये कहा था कि भाई संस्कृत नाटकों में प्राकृत भाषा का प्रयोग करीब 60 से 70% हुआ है, जबकि संस्कृत भाषा उसमें 30 से 40% ही है। तो इस दृष्टि से भी हमें संस्कृत नाटकों को भी समझना हो तो प्राकृत भाषा को अच्छी तरह हम समझे तो संस्कृत नाटकों को हम अच्छी तरह समझ पाएंगे। इसलिए भी प्राकृत भाषा का मतलब अभ्यास आवश्यक है। और पिछले साल हमारे बहुत सालों के लंबे पुरुषार्थ के बाद, प्रयत्न के बाद भारत सरकार द्वारा प्राकृत भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। लेकिन प्राकृत भाषा का दर्जा देने के बाद जो हमें सरकार की तरफ से जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो अभी नहीं मिल रही है। तो हमारे एक ये भी सरकार से विनंती है कि जो शास्त्रीय भाषा के लिए जो भी प्रावधान दिए गए हैं वो हमें यथाशीघ्र उसका भी हमें लाभ मिले। मेरा नाम डॉक्टर वैशाली शाह है। मैं श्रुत रत्नाकर अहमदाबाद से यहाँ आगरा में ये 3 दिवसीय संगोष्ठी में आई हूँ। क्या मिलता है ऐसी संगोष्ठियों से प्राकृत भाषा? सबसे पहले तो ये जो ऐसी संगोष्ठियाँ होती है इससे हमारी संस्कृति, हमारी प्राचीनता जीवंत होती है और ये सब जानने से हमें आत्मीय संतोष मिलता है, क्योंकि हर एक मनुष्य के अंदर एक जिज्ञासा रहती है, प्राचीनता और संस्कृति से वो कनेक्टेड होता है। जन्म से ही उसको एक ऐसी रुचि होती है कि क्या भारत देश में अपनी प्राचीन भाषा कौन सी थी, प्राचीन संस्कृति कौन सी थी। जब स्कूल में पढ़ते हैं तब भी हमारे स्कूल में भी ऐसे विषयों, इतिहास के विषयों में ऐसी सारी चीजें पढ़ाई जाती थी। तो ऐसी चीजें पढ़ते पढ़ते हमारे जैसे कुछ को ऐसी एक रुचि पैदा होती है कि इसके अंदर जाना है, क्या सही में प्राचीन भाषा, संस्कृत भाषा के साथ हमारी प्राचीनता, हमारे विद्वानों, हमारे आचार्यों ने कौन से ग्रंथों की रचना की थी। जैसे ऋग्वेद में, जैन आगमों में, बौद्ध संप्रदाय में, बहुत अलग अलग हिंदू संप्रदाय के अंदर ऐसे कई प्राचीन संस्कृत और प्राकृत आगमों है, जैसे ग्रंथों की रचना की गई है। तो वो सब जानने की उत्सुकता रहती है और इसी वजह से हम ऐसे संगोष्ठियों में आने का प्रयोजन करते हैं, क्योंकि हम इसी प्राचीनता से जुड़े रहे, संस्कृति से जुड़े रहे और हमारे ज्ञान की वृद्धि हो। थैंक यू।